नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके पेपर हो रहे हैं लगभग हर दिन। 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई को जो पेपर हुए थे आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। आज हम आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक ओरिजिनल पेपर हल करवाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपके ITI एग्ज़ाम पर आधारित फ्री टेस्ट अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड कीजिए और एग्ज़ाम से पहले वो फ्री टेस्ट अटेंड कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और पता लग जाए कि कितने क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना है। तो पूरी तरह से आपके ITI आधारित क्वेश्चन है और उन टेस्टों में से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्री वाला टेस्ट ज़रूर अटेंड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कीजिए। ये हमारे पास ओरिजिनल पेपर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो NCVT CBT एग्ज़ाम लेती है आपका, वो पेपर है 6 मई 2022 का। ठीक है, इससे पहले एक ओरिजिनल पेपर मैं आपको और हल करवा चुका हूं जो दिसंबर 2021 का था। उम्मीद कर रहा हूं वो भी क्लास आपने देखी होगी। और आज जो 13 जुलाई को पेपर हुआ उसका वीडियो कल सुबह आपको मिलेगा। तो अभी हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और ये क्लास अपने दोस्तों तक आप ज़रूर पहुंचाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए, साथ ही दिए गए लिंक पर जाकर हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखो, पहला सवाल ये रहा आपके सामने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि सवाल बहुत अच्छे से समझेंगे। पूरी डिटेल से व्याख्या करेंगे। 25 क्वेश्चन है। देखो, कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, इसमें से दिए गए वर्ड जो फॉर्म आपको दी गई उसके साथ सेंटेंस कंप्लीट करना है। सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, क्या कह रहा है? द प्लम्बर ब्लैंक है और उसके बाद में लिख रहा है द टैप ओनली नाउ। केवल अब, टैप का मतलब है नल। जो प्लम्बर है वो नलके को केवल अब रिपेयर कर रहा है। मेरे दोस्त, ये कहलाती है वर्तमान, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। और आपको इज आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना होता है। क्योंकि प्लम्बर एक वचन है इसलिए हम उसके लिए क्या करेंगे? इज लगाएंगे और फिट के साथ ING लगाएंगे और फिटिंग हो जाएगा, तो इज फिटिंग आएगा। अगर यहाँ लिखा हुआ होता ना वाज यस्टरडे तो फिर वो आता है रिपेयर्ड, यानी कल रिपेयर कर गया वो। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। C उत्तर करना है, इज फिटिंग आएगा इसके साथ। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो, आंसर पढ़ लो। वहाँ कोई ज़रूरी नहीं C ऑप्शन में हो, A B ऑप्शन में भी हो सकता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बस एग्ज़ाम से पहले इस पूरे पेपर को देख जाना, कोशिश करना कि अपने दोस्तों तक इस क्लास को आप पहुंचा सकें। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक आदमी 100 रुपये में लैंप खरीदता है और 120 रुपये में बेच देता है, कितने % लाभ हुआ? बड़ा सिंपल सा है भाई। लाभ अगर रुपयों की गणना की जाए तो कितने रुपए का हुआ? 20 रुपये का। लाभ कैसे निकाला जाता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये आ चुका है पेपर में सवाल, ठीक है ना। यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य निकाल दो, विक्रय मूल्य में से लागत मूल्य माइनस कर दो, आपका ब्याज आ जाता है। ये ध्यान रखना, आ चुका है क्वेश्चन छोटा सा इतना भी कि ब्याज की गणना कैसे की जाती है। बिल्कुल, जब किस्मत साथ हो तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देना है। 100 रुपये, 120 रुपये में उसने बेचा, 100 रुपये में खरीदा, 20 रुपये का लाभ हो गया। अब हमेशा ये ध्यान रखना, लाभ जो होता है ना वो क्रय मूल्य पर देखा जाता है। लाभ या हानि वही होती है ना कि भाई मैं 100 रुपये की चीज़ खरीद कर ला रहा हूँ, 80 रुपये में बेचा तो नुकसान हुआ, 120 रुपये में बेचा तो मुझे फ़ायदा हुआ। यानी फ़ायदा हमेशा लागत मूल्य पर देखा जाता है। अब लागत मूल्य प्रतिशत में बदलना कितना आसान है कि लागत मूल्य ही हमारा 100 रुपये था, तो 100 पे जितने रुपए का लाभ या हानि होता है वो उतने ही प्रतिशत होता है। 20 रुपये का लाभ हुआ तो 20% हो गया। अगर मैं इसको 115 रुपये में बेचता तो 15% का लाभ होता। अगर मैं इसको 80 रुपये में बेचता तो 20% की हानि होती। बड़ा सिंपल है लाभ या हानि कैलकुलेट करना 100 के साथ में। तो ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले लो, पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा जूम करेंगे तो वहाँ से फिर वो क्वेश्चन नहीं दिखेगा। देखो, इसलिए क्या है कि क्वेश्चन को एक बार छोटा भी करना पड़ेगा ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे। बोल कर मैं बता रहा हूँ पूरा, ये तो सुनो। कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है। द रोड्स इन माई टाउन आर इन कंडीशन। मेरे कस्बे में जो सड़कें हैं वो कंडीशन में है। देखो, सड़कों की कंडीशन दो ही तरीके से बताई जाएगी, या तो अच्छी हालत में है या बुरी हालत में। ऑप्शन दिखा देता हूँ, अब देखो, है ना भाई, या तो गुड कंडीशन में है, ठीक है, या बेड कंडीशन में है। एक्सपेंसिव यानी खर्चीली है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर है, सेफ़ यानी सुरक्षित है। नहीं, सेफ़ वो देखी जाती है कि प्रोटेक्टिव है कि नहीं, जहाँ हम काम करते हैं
वर्क प्लेस जो होता है ना वो देखा जाता है कि सेफ़ है कि अनसेफ है। तो यहाँ गुड और बैड इनमें से आता। अगर बैड ऑप्शन होता तो वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि मेरे जो कस्बा है वहाँ की क्या कंडीशन है वो बता रहा हूँ मैं, इसलिए बैड ऑप्शन ही नहीं दिया, गुड एक ही ऑप्शन आया। यानी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसको किस तरह से बता सकते हैं। सड़क सुंदर है ये एग्जाम्पल नहीं दे सकते। हाँ, लोकल भाषा में बोलने के लिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं कि सड़क बड़ी सुंदर है। जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, इंटरव्यू में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला सवाल क्या है? बड़ा छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, बस क्या कहते हैं कि अपने बारे में बताइए कुछ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहला सवाल ही इंटरव्यू में यही पूछा जाता है। कर देंगे, मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएं, हमारा भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इतने बच्चों को ये चीज़ें पसंद आई। और हाँ, पहली बार चैनल से जुड़े तो सब्सक्राइब करना और फ्री वाला टेस्ट ज़रूर अटेंड करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कर लो फटाफट जाकर। देखो सवाल इधर कंप्लीट होगा ना, इसलिए बताना ज़रूरी है। देखो क्या करें, कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल डिस्क्राइब वर्ड। वापस क्वेश्चन वर्ड पूरा करने के लिए बोल रहा है। देयर इज़ ए प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। मेरे घर के पास इज़ ए, एक प्ले ग्राउंड है। अब भैया खेल का मैदान जो है उसको हम कैसे आंकते हैं, छोटा है कि बड़ा है? बड़ी सिंपल सी बात है। तो इन्होंने छोटा तो ऑप्शन में दिया नहीं, स्मॉल का ऑप्शन दिया नहीं, बिग कर देंगे। ठीक है, यानी मेरे घर के पास जो खेल मैदान है वो बहुत बड़ा खेल मैदान है, बिग उत्तर आएगा। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन है जो शायद आपने अभी तक नहीं पढ़े और पेपर में देखने को मिल सकते हैं, फिर अचानक क्या करोगे। चलिए अगला सवाल, किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए हम अनुसरण करते हैं। अनुसरण करने का मतलब होता है फॉलो करते हैं। गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। गूगल मैप पे माय डियर हम देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन को हिंदी में बोलते हैं दिशा। वो हमें बताता है कि दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, टर्न टू लेफ्ट, टर्न टू राइट, गो स्ट्रेट, सीधे चलिए। जैसे जैसे वो बता रहे हैं वैसे वैसे हमें डायरेक्शन को फॉलो करना है। वो कहता है दाएं मुड़िए तो दाएं मुड़ जाते हैं, और जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम दिशा को फॉलो करते हैं। हालांकि दूरी का भी हम पता करते हैं, लेकिन दूरी को फॉलो नहीं करते हैं। दूरी हम भी पता ज़रूर करते हैं उससे कि यार यहाँ से कितनी डिस्टेंस पड़ेगी, कितने किलोमीटर है, ये तो देखते हैं ना हम। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन एक एंटरप्रेन्योर की मानसिकता नहीं है? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं हिंदी में उद्यमी। उद्यमी होता है वो जो अपने बिजनेस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसने खुद का काम कर रखा हो। अब बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में फ़र्क क्या होता है? बिजनेसमैन किसी भी बिजनेस में अपनी पार्टनरशिप डाल सकता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसने खुद अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो, यानी जिसने स्टार्टअप किया हो। क्वेश्चन समझ रहे हैं? एंटरप्रेन्योर की मानसिकता क्या है? रिस्क नहीं लेना। अगर एक एंटरप्रेन्योर रिस्क नहीं लेता है तो ग्रोथ माइंडसेट वाला कभी नहीं हो सकता। उसे नए नए आइडियाज़, नई नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी। नए नए बिजनेसेस पर वो सोचता है, अपने वो बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहता है, मार्केट की वो सर्वे करता है। सर्वे के हिसाब से मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, उस हिसाब से वो अपने बिजनेस को बड़ा करता है। ये एक एंटरप्रेन्योर की मानसिकता होनी चाहिए। ठीक है, रिस्क नहीं लेना, ये एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग जो है वो नहीं हो सकता। अगला सवाल, हाँ ये कंप्यूटर वाला है, ये बड़ा रिपीट हुआ है भाई। ठीक है, अब हो सकता है क्वेश्चन छोटा हो गया तो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, पर मैं बोल देता हूँ तो बोलने के साथ आप पढ़ लेना। कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल डिवाइसेज के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए किस वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यानी मानक का इस्तेमाल करते हैं? तो वर्तमान में हम किसका इस्तेमाल करते हैं माय डियर? ब्लूटूथ। मोबाइल के साथ कम दूरी पर जो भी डाटा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? सॉरी, किससे भेजते हैं? ब्लूटूथ से भेजते हैं। उसके बाद फिर छोटा है, लेकिन देखो, हाइजीन, कटे और साफ नाखून रखना, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना। किस प्रकार की स्वच्छता है माय डियर? ये व्यक्तिगत कहलाएगी कि नहीं? पर्सनल है कि नहीं है? ये आपके खुद का है कि नहीं है? भाई सामुदायिक यानी कम्युनिटी नहीं हो सकता, सोशल यानी सामाजिक नहीं हो सकता, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठनात्मक नहीं हो सकता। संगठन होता है अपने ऑफिस की साफ़ सफाई रखना। ठीक है, सामाजिक होता है कि जो भी आपका मतलब पूरे तरह से समाज है, और सामुदायिक यानी सोसाइटी जो होती है मतलब कम्युनिटी जो आपकी होती है जहाँ आसपास का है। तो ये व्यक्तिगत में आएगा, हाथ के नाखून कटे हुए रखना, साफ़ सफाई रखना खुद की। ठीक है, और उसके बाद में देखो कह रहा है कि कंप्यूटर
या मशीन की मानव मन की क्षमता की नकल करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं एआई। और वर्तमान में तो इसका इतना इस्तेमाल होने लग गया है, पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि। क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धि, जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में शुरुआत हो गई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कंप्यूटर की 4th जनरेशन में स्टार्ट हो चुकी थी। ए आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्ट में एआई, हिंदी में कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, समझ रहे होंगे? थोड़ी सी मेरी हिंदी हो सकता है आपको अलग लगे, पर समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये हिंदी तो सबको समझ में आ रही होगी ऐसी तो। देखो, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो किस प्रकार भेज रहे हैं? ईमेल के साथ भेजी गई किसी भी प्रकार की फाइल, कोई ऑडियो, कोई फ़ोटो, कोई कुछ भी हो, उसे हमेशा अटैचमेंट कहा जाता है। और ध्यान रखना, ईमेल के साथ 40 MB तक का मैक्सिमम अटैचमेंट भेज सकते हैं, इससे बड़ा नहीं। तो ईमेल के साथ जो भी हम भेजते हैं उसे क्या बोलते हैं? अटैचमेंट बोला जाता है। ईमेल के साथ जो भी जोड़ करके हम चीज़ें भेजते हैं। अगला सवाल देखो, आप आईटीआई के बाहर मिले या आईटीआई के अंदर मिले, अगर अपने गुरुजी से मिलते हैं तो आपको उनसे नमस्ते करनी होगी। और इस तरह के व्यवहार को औपचारिक कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल। पूरा क्वेश्चन बताता हूँ। व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द आईटीआई इट इज़। अब अपने इंस्ट्रक्टर से आईटीआई के बाहर मिले या अंदर मिले, ये हमेशा फॉर्मल औपचारिक होगी, औपचारिक बोलेंगे हिंदी में। सदैव होगा, हमें उनका आदर सहित नमस्कार करना ही है, हमारे लिए सदैव आदरणीय रहेंगे वो, इसलिए हिंदी में आएगा सदैव औपचारिक। ठीक है, ऑलवेज फॉर्मल। अगला सवाल, व्यक्ति की कुछ करने की प्राकृतिक क्षमता, नेचुरल कैपेसिटी अगर किसी में है तो वो उसकी योग्यता कहलाती है, वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है, वो उसकी एक तरह से ताकत मानी जाती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन नहीं बोलेंगे, स्ट्रेंथ बोलेंगे इंग्लिश में, या उसकी ताकत बोली जाएगी जो बाय नेचर उसमें आई है। नेक्स्ट, हाय, हाउ आर यू, व्हाट इज़ अप। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल गॉसिप है। किसी से भी मिलते हो तो इसी लाइन के साथ मिलोगी ज़रूरी तो नहीं है। आप उसे नमस्ते करके भी बोल सकते हैं, आप उनसे हाय लो करके भी बोल सकते हैं, और साधारण हाल। तो ये एक तरह से अनौपचारिक संचार है। इंग्लिश में बोलेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी हर बार ऐसा ही हो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना? हाँ, आदर सहित किसी के साथ बोलना है वो औपचारिक है, आपको ऐसा ही करना है वो औपचारिक है। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हो, जैसे गॉसिप है तो कभी ज़रूरी नहीं है, इनफॉर्मल में आएगी। अगला सवाल, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए धन जुटाने का सोर्स नहीं है, धन जुटाने का जहाँ से पैसा हमें नहीं मिलता हो। ऑप्शन को पढ़िएगा एक एक करके, ध्यान से सारे ऑप्शन समझ में आएंगे। स्वयं वित्त पोषित, खुद के पास से पैसा लगाना, बिजनेस में ये करना ही पड़ता है। इनर सर्कल फंडिंग, अपने सर्किल में से किसी से फंड ले लेना, किसी ने दे दिया हो। इनर सर्किल मतलब खुद का जो आपस में सर्किल। सरकारी लोन, बैंक से जाकर के लोन ले आना बिल्कुल, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश, ये शेयर मार्केट में पैसा लगता है। SIPs बोलते हैं इनको, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है और आपके बैंक से हर महीने कट जाता है ये, और वो शेयर मार्केट के हिसाब से आपकी प्राइस कम या ज़्यादा होती है। ठीक है, बी उत्तर आएगा, म्यूचुअल फंड में निवेश बोलेंगे इस सवाल को जी। अगला सवाल, जानकारी, विचार, अभिप्राय को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना किस प्रकार का है? बोलकर या लिख करके अगर किसी को देते हैं, लिख करके नहीं आएगा, केवल बोल करके ही आएगा, तो फिर हो गया वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल को हिंदी में बोलते हैं मौखिक संवाद। ठीक है भाई, हम बोलते हैं। अच्छा, सबसे ध्यान रखना, मतलब स्पष्ट कम्युनिकेशन, क्लियर एंड स्पष्ट जिसको बोलते हैं अपन, वो आपका यही वर्बल वाला ही माना गया, ये ध्यान रखना। सबसे स्पष्ट कम्युनिकेशन या सबसे बेटर कम्युनिकेशन कौन सा है? वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक वाला ही है जी। अगला सवाल, स्लाइड शो शुरू करना है आपको, कौन सी फंक्शन की दबाएंगे? F5 दबाएंगे, बहुत ही आसान है। स्लाइड शो को अगर आप एंड करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो इसके लिए एस्केप की दबाएंगे, तुरंत बंद हो जाएगा। इसमें एक और आता है, शिफ्ट के साथ F5 दबाना, वो
करंट स्लाइड से होता है, ये बिगनिंग से शुरू कर देता है। कोई बात नहीं, पावर पॉइंट के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है, उसे जो फाइल उसमें तैयार होती है उसे प्रेजेंटेशन बोला जाता है, और इसका एक्सटेंशन नाम .pptx होता है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। पावर पॉइंट का सवाल आएगा, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन जाता है तो पावर पॉइंट से ही सवाल उठेंगे। अगला सवाल, एक एम्प्लॉय रोज़ ऑफिस में लेट आता है, वो नहीं है, क्या नहीं है? वो समय का पाबंद नहीं है, वो पंक्चुअल नहीं है, यानी वो समयनिष्ठ नहीं है। टाइम पंक्चुअलिटी उसके अंदर नहीं है। ऑफिस का टाइम 9 बजे का है, वो पहुंच रहा है 9:30 बजे, जो कि देखो समयनिष्ठ नहीं कहलाएगा। अगला सवाल, कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ब। वापिस आ गया, कोई एक शब्द दिया है और आपको उसको उसके साथ में सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है। इट इज़ ए नेबरहुड वन नीड नॉट फियर, यानी पड़ोस कैसा हो तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वन नीड नॉट फियर का मतलब है किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका पड़ोस क्या हो भैया? सुरक्षित पड़ोस हो। ठीक है, अगर आपका पड़ोस सुरक्षित है तो किसी को क्या डरने की ज़रूरत नहीं है, तो सेफ उसमें ऑप्शन में आ जाएगा। अगला सवाल, हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाएगा कौन? हैंड ग्लव्स बचाएंगे। हेलमेट हमारे सिर की सुरक्षा करता है, गोगल्स हमारे आँखों की सुरक्षा करता है, और बूट हमारे पैर की रक्षा करता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है हर एक बच्चा इसको कर पाएगा। जी, किस की फुल फॉर्म पूछी है उसने? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है ना, किस की फुल फॉर्म, ये आज 13 जुलाई वाले में भी आया है। एक बच्चे ने मुझे सेंड किया है, जिसकी वीडियो आपको कल मिलेगी। ठीक है, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ऐप डाउनलोड जरूर करेंगे, फ्री टेस्ट वहाँ अवेलेबल है, उसे अटेंड करेंगे। किसका पूरा नाम होता है? कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल, यानी सूचना को छोटा रखें और बड़ी साधारण रखें, ताकि हर एक उस प्रेजेंटेशन से समझ सके। बहुत लंबी चौड़ी रखेंगे जो कि उलझने पैदा करें, तो समझने की बजाय उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट सवाल, NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए फर्स्ट आवश्यकता क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर मेल आईडी नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। अप्रेंटिसशिप से हमें क्या मिलता है? अर्न विद लर्न, यानी सीखने के साथ पैसा कमाओ। जी, अगला सवाल, फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही बात है, फीडबैक महत्वपूर्ण होता है। क्यों? फीडबैक मिलता है तभी तो हम किसी चीज़ में सुधार कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं बताता हूँ आपको कि अगर क्लास पसंद आती है तो हमें भी लाइक दिया करें, लाइक वाला बटन दबाया करें, ताकि हमें लगे कि हाँ, इतने बच्चों को क्लास पसंद आई। अगर आपको कुछ भी नहीं लगता है तो आप कमेंट करके बताया करें कि ये सुधार करने की ज़रूरत है, तो हम वो भी सुधार करेंगे। यानी फीडबैक से सुधार किया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट होता है। फीडबैक से हमेशा जो भी कमियाँ होती है उनको सुधार करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। किस वेबसाइट में आइडिया बैंक होता है, जहां आप देश के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जान सकते हैं? तो इसके लिए स्टार्टअप इंडिया एक वेबसाइट है, जहां आपको स्टार्टअप के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानकारी दी जाती है। अप्रेंटिसशिप वाले चैप्टर में से सवाल है। और अगला क्वेश्चन देखो क्या करें, टेक्नोलॉजी में तीव्र परिवर्तन से क्या प्रभावित होगा? फ्यूचर ऑफ वर्क, काम करने का तरीका प्रभावित होता है। भैया लिख लो, काम करने का तरीका प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है? कि जो काम पहले हम हाथ से यानी मैनुअल करते थे, आजकल वो मशीन से हो रहा है। जैसे कोई सामान उठाना है, पहले चेन ब्लॉक से उठाया जाता था, आजकल क्रेन आ गई, विंच मशीन आ गई, होइस्ट आ गई, उनसे उठाया जाता है। जैसे एक लकड़हारा पहले कुल्हाड़ी हाथ से चलाता था, लकड़ी काटता था, आजकल उसके पास इलेक्ट्रिक ड्राइव कुल्हाड़ी आ गई, तो वो उससे काटता है। तो टेक्नोलॉजी क्या करती है कि काम के भविष्य को सुधारती है। 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ पेपर आपको बहुत शानदार पसंद आया होगा। जो हमने पहले जो क्लासेस दी है थ्योरी की और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, उनको भी देखे, पेपर लगभग वहीं से आ रहा है। इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर वाला बटन भी दबाएंगे, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता, काउंट्स बढ़ते हैं, हम बड़े खुश होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही था।